कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, तो चरण अलग हैं, फैक्टर्स अलग हैं, है ना। मुझे समझा लेने दो शुरुआत में, ये मत कहना ये तो पता है, जिनको पता है उनको पता है, जो नए हैं एक बार समझते रहेंगे साथ साथ। स्टेजेस और दूसरा क्या है अपना फैक्टर्स, तत्व जिसको हम कहते हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं और 4 ही स्टेजेस हैं, चरण और कारक। चरण डिफरेंट हैं, कारक डिफरेंट हैं। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है, नहीं है तो कर देंगे। SPCF स्टेजेस हैं 4, ठीक है जी। कारक क्या है? MESE, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल, जन्मों से डिस्कस करते आ रहे हैं हम, है ना। अब आप कहेंगे जन्मों से कैसे करते आ रहे हैं, मान लो आप कह रहे हैं तो ठीक। SPCF सेंसरी मोटर, संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं। सीक्वेंस पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, उसमें भी गलती करके आ जाते हैं कई लोग ओवर एक्साइटेड होके। आसान क्वेश्चन में ओवर एक्साइटमेंट में आप लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। और सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बात। MESE मैचुरेशन यानी परिपक्वता एक फैक्टर है, यानी आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी जो है पियाजे के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके संज्ञानात्मक विकास में। मैचुरेशन जो कि हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, यानी हम कहेंगे परिपक्वता। दूसरा है एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है कि अलग अलग शब्द बदल के ये 4 फैक्टर में से एक फैक्टर पूछ लेगा कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे इस बार नॉट दिया हुआ था तो आपने फटाक से पहचान लिया, होता कौन सा उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी आएगा एक क्वेश्चन वो भी। सोशल एक्सपीरियंस, भाई पियाजे ने पूरी तरह से सामाजिक इंटरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉत्स्की ने दिया है, बट इन्होंने भी काउंट किया है सोशल इंटरेक्शन को। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, यानी जिसको हम कहते हैं संतुलन, के जो दिमाग में है और दुनिया में है उसको हम बैलेंस में लाते हैं, ब्ला ब्ला। इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें होती हैं, एक अडेप्टेशन जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिमाग में कैसे आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अडेप्टेशन, उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन और आत्मसातीकरण। समझ में आ गई पूरी कहानी पियाजे की? क्लियर है? तो ये दीज आर 4 फैक्टर्स। मैचुरेशन को परिपक्वता या हेरिडिटी या जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण माना है पियाजे ने, ये कह सकते हो। एक्सपीरियंस, E फॉर एक्सपीरियंस, यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी करके, अनुभव लेके यानी एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस लेकर के, सामाजिक अनुभव लेकर के। E फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में जाकर के फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में समायोजन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर है जी? चलिए खैर, तो ये कहानी है। तो इक्विलिब्रेशन यहाँ पे यस, MESE में देख लो तो E फॉर एक्सपीरियंस यस, E फॉर इक्विलिब्रेशन यस। एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, ये मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, ये बस कहानी इन्होंने ऐसी लिख दी है, मैचुरेशन का मतलब ही बायोलॉजिकल है, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपके दांतों के निकलने में आपका कोई रोल नहीं है, वो बायोलॉजिकली मेच्योर होना है ना। या प्यूबर्टी हिट होना लड़कों में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन है। आपका और मेरा इसमें कुछ हमने खुद से नहीं किया है, ठीक। तो ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी ही होता है, ठीक। यहाँ पे कई बार क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे मान लो लैंग्वेज दिया होता तो आप लैंग्वेज लगा देते, क्योंकि लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पियाजे ने उतना महत्व लैंग्वेज को नहीं दिया या ईगोसेंट्रिक स्पीच को नहीं दिया। इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये पहले भी आ चुका है, बस भाषा बदलती है, समझ रहे हो। रिपीट होते हैं क्वेश्चन भरपूर, बस थोड़ा थोड़ा कान मरोड़ते रहेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लेंगे, थोड़े से बात को बदलेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी बात पे। पियाजे described cognitive development as occurring in, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे अकर होता है, कैसे घटित होता है संज्ञान का विकास। अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम, यानी एक सतत निरंतरता के रूप में, सतत रूप से होता रहता है। ये कहोगे? बताओ, कहोगे ऐसा? क्या क्या दिखाओ, टाइम चेंज कर दीजिए। कर देंगे यार, मैं 9 बजे पे लेके आऊंगी किसी तरह से। अभी मैं वापस आई हूँ, दोबारा फ्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ। समहाउ आई विल चेंज द टाइम, टाइम चेंज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अभी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि छुट्टी हो, इसलिए मैं लेट लतीफ जब आती हूँ आ जाती हूँ, है ना। तो टाइम मंडे से प्रॉबेबली 9 से 9:15 के बीच में, 9 पे ही मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी कि 9 बजे ही हम मिल जाएं। चलो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब वादा नहीं कर रही हूँ, बट वादे के समान ही है ये बात। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मंडे से 9 बजे मिले हम। ये 10 बजे जो हम इतना लेट कर देते हैं वो ना करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं अगले 1 महीने तक बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले। मैं लिमिटेड सेशंस लेती हूँ, रात दिन यूट्यूब पे नहीं दिखती हूँ आपको, बहुत साल हो गए, उम्र हो गई है यूट्यूब के हिसाब से, और बट जितने सेशंस होंगे काम के होंगे, देखिएगा। एनीवे, तो अगर हम देखें, पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम,
थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 75% लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ऐसे जवाब देते हैं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, खुश। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूम अगर यहाँ वाइगॉत्स्की लिखा होता तो आप कह देते। पियाजे विकास की प्रक्रिया को डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं क्योंकि इन्होंने स्टेजेस की बात की है। स्टेजेस में टूट करके विकास की प्रक्रिया चलती है, और जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, चाहे वो कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, वो विकास को कॉन्टिन्यूस नहीं मान सकता, वो डिसकॉन्टिन्यूस मानेगा। ऐसा सा कुछ चार्ट बनेगा। बात सही है या नहीं है? सही है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला चार्ट बनेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है, उन्होंने स्टेज की बात नहीं की है। डिसकॉन्टिन्यूस वाले ये नहीं कहते कि विकास बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, 11 साल के बाद विकास की प्रक्रिया बंद हो गई, वो चलेगी, लेकिन स्टेजेस में टूट करके ब्रेक होकर के चलिए। तो ये एक अंतर है। 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस। कल्चर को इन्होंने इतना महत्व दिया ही नहीं है, संस्कृति जो है उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही नहीं है पियाजे की थियरी में, वाइगॉत्स्की में निभाएगी। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये बात एकदम सही है, फोकस कीजिएगा इस शब्द पे, क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी क्वालिटी में अंतर है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में विकास की प्रक्रिया होती है, यानी हर एक स्टेज में क्वालिटेटिवली व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो डिफरेंटली सोचता है, यानी उसकी सोचने की जो क्वालिटी है, मात्रा नहीं, गुणात्मकता है, काइंड है, प्रकार है, उसमें अंतर होता है। ये अलग अलग तरह से आप 2000 कुछ भी नहीं तो 2014 से आप उठाना शुरू करिए पेपर, मिनिमम 2014, 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, आपको हर साल किसी ना किसी रूप में ये सवाल मिल जाएगा। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, या चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड नॉट क्वांटिटी, काइंड नॉट अमाउंट, ये शब्द आपको तीनों मिल जाएंगे। क्वांटिटी लिखा हुआ मिले, काइंड लिखा हुआ मिले, अमाउंट लिखा हुआ मिले, समझ रहे हो? तो क्वांटिटी में पियाजे कह रहे हैं चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटेटिवली। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, मात्रा में अंतर नहीं है, मात्रा से हमें फर्क भी नहीं पड़ता, यहां पे गुणात्मकता में अंतर है। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी तो है, अमाउंट तो है, अमाउंट सेम है, अमाउंट में अंतर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। मात्रा में अंतर नहीं है, प्रकार में अंतर है, काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। आप सोच रहे हैं अपने टूटे हुए दिल के बारे में, और बच्चा सोच रहा है अपने टूटे हुए पेन के बारे में, अपने टूटे हुए खिलौने के बारे में। मैं अभी कल परसों भी मैं अपनी क्लास में करियरविल पे भी एग्जांपल दे रही थी कि हमारे नेबर हैं, तो मैं दुबई से कुछ कुछ लेके आई सबके लिए, तो उनके पास में कुछ देने के लिए गई, गिफ्ट्स, वो बच्चे के लिए भी चॉकलेट लाई थी, तो वो 2.5 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल का होगा, इतना ही है। तो वो खेल रहा था अपना, हम सब बातें कर रहे थे, फिर वो थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया उसने। मस्त खेल रहा था, हाय बुआ, ये वो दुनिया भरी बातें करके मस्त वो अपना लगा हुआ था और खेल रहा था अपने खिलौनों से, अचानक से रोना शुरू कर दिया। तो भैया ने पूछा जो उसके फादर हैं, क्या हुआ? तो कह रहा है ये पेपा पिग बाइक पे नहीं बैठ रहा, और वो सीरियसली रो रहा है पूरे ड्रामे करके। देख रहे हो, वो पेपा पिग आजकल एक कार्टून आता है, तो कि ये पेपा पिग है, उसके पास एक टॉय है और वो बाइक पे नहीं बैठ रहा, इस बात के लिए वो रो रहा है। अब सीरियस है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके, हल्के मत ले लेना। तो अब एक तो ईगो सेंट्रिज्म दिखता है हमें इस एग्जांपल में, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, कि तुम्हारी बातें चल रही होंगी दुनिया की, यहां मेरा पेपा पिग इस बाइक पे नहीं बैठ रहा, तुम्हें अपनी पड़ी है, तो वो रोना शुरू। दूसरी एक चीज है, विचार उसके यहां अंदर भी आ रहे हैं, आपके अंदर भी आ रहे हैं, आपकी चर्चा डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। तो काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, प्रकार तो सेम ही है, अमाउंट तो सेम ही है, वो भी किसी चीज में लगा हुआ है, उसके पास भी विचार है, आपके पास भी विचार है, समझ रहे हो? तो ये जो है 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं, ना कि क्वांटिटेटिवली, ध्यान रखिएगा। 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स नहीं, 4 स्टेजेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversals such as 3 plus 6 is equal to 9, 3 जमा 6 होते हैं 9, और 6 में से 3 अगर हम घटा दें तो 3 बचते हैं, 6 minus 3 is equal to 3, it is because of। पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण, एक बेसिक सी इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल है, कि जो आपका 3 plus 6 is equal to 9, 3 और 6 को जोड़ दो तो 9 होते हैं, और 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचते हैं। ये बेसिक रिवर्सल है, ठीक है ना? इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 plus 5 is equal to 9 और 9 minus 5 is equal to 4, ये बेसिक रिवर्सल है। रिवर्स किया है बस अंकों को, किस में आएगा, क्या कहेंगे इसको? एक बच्चा जिसको हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आ रहा ये बेसिक रिवर्स हुआ कैसे, कि 5 में से 4 घटाओ या 9 में से 5 घटाओ तो 4 बचता है, और 4 plus 5 9 होता है। रिवर्स नहीं कर पा रहा बच्चा अपने एक्शंस को। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है? नहीं, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जब वो रियल समझता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, कि इस पेन से उसको चोट लग गई, रस्सी से चोट लग गई, तो इस रस्सी ने चोट लगाई है,
चींटी मर गई वाला एग्जाम्पल हम बहुत बचपन में यूज करते थे। आप गिर गए और आप रोने लगे, आपने कहा ये यहाँ मुझे चोट लग गई, तो आपके माँ बाप जमीन को पीट करके कहते थे अरे चींटी मर गई, मेरे बच्चे को मारेगी ये वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको लगता है निर्जीव चीज में भी जान है। ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। निर्जीव को सजीव समझता है कि सूरज को गुस्सा आया होगा या फिर बारिश होगी क्योंकि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। एनिमिस्टिक थिंकिंग है, हंस रहा है रो रहा है जो भी है ना। तो मतलब दुनिया जो है आपके हिसाब से चल रही है, या किसी ने बाल्टी होल्ड करके रखी होंगी और वो छोड़ दी तो बारिश होनी शुरू हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो कुल मिला के बात क्या है, जीववादी थिंकिंग है ये, कि निर्जीव चीज को सजीव समझ रहे हैं या ऑब्जेक्ट में हम लाइफ ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब ये मत कहना पौधों में भी जान होती है, वो एक डिफरेंट कहानी है, बट पौधे ऐसे तो नहीं सोचते ना जैसे हम सोच रहे हैं। तो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग ही है कि अगर हम सोच रहे हैं कि पौधे हमारी तरह सोच रहे होंगे। इरिवर्सिबिलिटी है ये, क्योंकि मेंटल रिवर्सल नहीं हो पा रहा बच्चे से दिमाग में कि 5 + 4 = 9 और 9 - 5 = 4, ये रिवर्स नहीं कर पा रहा वो ऑपरेशन को दिमाग में। क्लियर है? हलवा ही आएगा पेपर में, ये कर लिया तो नहीं छूटने वाला पेपर। अगर हलवा लग रहा है किसी को, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेपर के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन कर लो, हलवा भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर में। सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके नहीं जा सकते हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। ईगो सेंटर्स में ये इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा खुद को सेंटर नहीं समझ रहा दुनिया का, दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना यहाँ इशू नहीं है। वो किसी सिचुएशन के एक ही पहलू पे नहीं अटका हुआ है, सेंट्रेशन नहीं है, ये रिवर्स करने में दिक्कत है, एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है। परसेप्चुअल सेंट्रेशन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेप्चुअल सेंट्रेशन में आप किसी एक पहलू पे सोचते हैं, दूसरा पहलू नहीं सोच पाते। यहां रिवर्स करने में दिक्कत है। यहां पे सिर्फ आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की जब दिक्कत होती है तो, कि बस आगे ही सोच पा रहे हैं, पीछे नहीं रिवर्स कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे 4 + 5 में दिक्कत आ रही थी, वहां ठीक था, लेकिन जैसे रिवर्स करना हुआ तो दिक्कत आई। इतनी बात क्लियर है? तो ये इरिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है।